स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी में। आज हम शुरुआत करेंगे भाई अपनी कंट्री नंबर 138 की तरफ। बहुत दिन हो गए यार, कंट्री काउंट बढ़ा ही नहीं है क्योंकि मैं यूएस चला गया इतनी ज़्यादा बार, फिर जापान के टूर आने लग गए बीच में जो मैंने स्टार्ट कराने। तो कंट्री काउंट पिछले जून 2023 में मेरी 100 कंट्री हुई थी और अब दिसंबर 2024 लग गया है। 1.5 साल हो गया और 37 कंट्री गया हूँ मैं। तो अभी था मैं दिल्ली एयरपोर्ट, आज हम जा रहे हैं भाई अज़रबैजान। तो चेक इन वगैरह हो गया है। चेक इन का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। उससे पहले मिलो भाई, ये प्रखर भाई मिल गए मेरे को सिक्योरिटी पे, और इन्होंने क्या दिखाया मेरी तो यादें ताज़ा हो गई। ये पासपोर्ट का कवर था भाई जो मैंने अपना लॉन्च करा था, पर ज़्यादा दिन तक मैंने बेचा नहीं क्योंकि मेरी मम्मी बनाती थी पासपोर्ट का कवर, घर पर ही बनाती थी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था वो, फिर कोरियर करो ये करो। फिर मैंने कहा बंद करो इस बिज़नेस को, मम्मी का भी टाइम वेस्ट होता था, परेशान हो जाती थी, तो मैंने बंद कर दिया था। अभी भी घर पे काफ़ी पासपोर्ट कवर पड़े हैं, पर मैं जैसे वो बनाता था कस्टमाइज, नाम लिखा है जैसे भाई का, तो इसलिए मैं उनको बेच नहीं सकता क्योंकि कस्टमाइज है नहीं। तो चलो 5 साल से चल रहा है। अच्छा 5 साल से चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया यार। कोविड में ही करा था लॉन्च, कोई वेरिएंट नहीं। चलो बहुत बढ़िया यार। यहाँ आ गए और बोर्डिंग पास का मैं आपको बता देता हूँ भाई। इतना ट्रैवल करने के बाद 7 साल के बाद मैंने फाइनली क्रैक कर लिया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे सब लोगों को बोर्डिंग में इतनी दिक्कत क्यों आती है। आज मेरे को पता चल गया क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी बंदे को ऑफिशियल को कुछ पता ही नहीं है, किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, किसी को कुछ अपडेट नहीं करा जाता है। अब मैं शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। तो भाई शुरुआत करते हैं जब मैं बोर्डिंग पास लेने गया। आज बोर्डिंग पास में भाई मेरे से सिर्फ जाने की टिकट पूछी, आने की टिकट नहीं पूछी। सारा प्रोसेस हो गया, वीज़ा भी मेरा फ़ोन में देख लिया, प्रिंट आउट का कोई झमेला नहीं करा। मैं बड़ा खुश हुआ यार, मैंने कहा यार ये चेंज देख के मैं काफ़ी खुश हुआ। तो मेरे पास आज रिटर्न टिकट थी, मतलब ऑनवर्ड टिकट थी, अगली कंट्री जॉर्जिया की। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया मजाक में कि भाई आजकल रिटर्न टिकट देखनी छोड़ दी क्या। तो कहता भाई आपकी टिकट में दिखाने लग रहा है रिटर्न टिकट। मैंने कहा भाई मेरी टिकट, ओहो नहीं दिखा रहा यार। सर दिखा दो यार रिटर्न टिकट। फिर मैंने उसको कहा जॉर्जिया तक की है, फिर उसने जॉर्जिया तक की देखी, कहते इंडिया की दिखाओ। यहाँ पे पता चलता है कि इनको कोई भी ट्रेनिंग दी नहीं जाती है, बिल्कुल जीरो ट्रेनिंग के साथ वहाँ पे नए बंदे को बिठा दिया जाता है, और जिसको कुछ नहीं पता है रिटर्न टिकट और ऑनवर्ड टिकट में अंतर ही नहीं पता उस बंदे को क्या होता है। तो कह रहा कभी तो आओगे आप इंडिया। भाई मैं आऊँगा 50 साल बाद, 50 साल बाद की टिकट तू करा दे भाई मेरी। तो इससे पता चलता है कि आप ट्रेनिंग ढंग से दो बंदों को। एक चीज़ ये हो गया, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। आज मैंने इसलिए मजाक सा कर दिया क्योंकि मेरे पास थी ऑनवर्ड टिकट। फिर भाई मैं गया, मेरे पास अब पासपोर्ट इंडिया का है, ठीक है ये रहा। और ई गेट से जा सकते हो। अब आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, सब लोगों के लिए नहीं है, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट ये वो बहुत कुछ, मतलब लंबा प्रोसेस है, महीना एक लग जाता है। और उसके बाद आप ई गेट्स यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल खाली पड़े थे भाई ई गेट। मैंने इस बार जब इंडिया आया था पाकिस्तान से पहले, तो तब भी ई गेट से इंडिया में एंट्री करी थी, अभी ई गेट से निकल गया मैं बाहर। तो बोर्डिंग पास पे ना स्टैम्प मारते हैं इमिग्रेशन वाले इंडिया में। तो पहले सिक्योरिटी से पहले होता है एक जो बंदा आपको सिक्योरिटी की लाइन में लगाता है बोर्डिंग पास चेक करके। वो कहता है आपको बोर्डिंग पास पे स्टैम्प ही नहीं भाई लगवानी भूल गया। मैंने कहा भाई ई गेट से आया हूँ मैं। तो कहता है ई गेट ये क्या होता है, ई गेट क्या होता है, स्टैंप नहीं लगती क्या वहाँ पे, ये वो। चलो वो मैं मानता हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी वाला, पर उसकी भी ट्रेनिंग नील। इससे क्या पता चलता है 20 मीटर दूर ई गेट है, उसको पता ही नहीं है कि ई गेट है क्या चीज़। अपने 2-4 दोस्तों से पूछ के आया, उन्होंने बोला हाँ जा सकते हैं ये वो, उसने जाने दिया। सोचो भाई जो सिक्योरिटी के लिए खड़ा है बंदा, उसको ये नहीं पता उसके 20 मीटर दूर क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि CISF वालों को तो एटलीस्ट पता होगा। वहाँ पे 2 स्टार ऑफिसर खड़ा है CISF वाला, जो हमको शाहरुख खान का पोज बना के चेकिंग करते हैं। उस बंदे ने कहा भाई आपके स्टैंप नहीं है। मैंने कहा ई गेट से। तो 2 बंदे उसके साइड में खड़े थे, एक लेडीज़ ऑफिसर थे, एक जेंट्स थे। उनसे पूछता अरे ई गेट हो गए क्या चालू, अरे ई गेट हो गए क्या चालू। कम से कम 2 से 3 में भी 4 महीने भी हो चुके ई गेट्स को चालू है, मतलब ज़्यादा भी हो गए होंगे। जो CISF का बंदा आपकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार है, उसको ये नहीं पता कि 20 मीटर दूर ई गेट चालू हो गए या फिर नहीं हो गए। फिर वो कह रहा अरे यार इन लोगों को ना बिज़नेस क्लास वालों की लेन से निकालना चाहिए जो ई गेट के जस्ट बाद में है। यहाँ पे कोई निकल गया बिना स्टैंप के, हमको कह देगा कि ई गेट से आया है, ये वो कौन जिम्मेदार होगा। तो इससे पता चलता है कि भाई ट्रेनिंग किसी भी लेवल पे इंडिया में नहीं दी जाती, सीधा नौकरी पे रख लेते हैं। उससे कहते हैं बस तुमको ऐसे फिराना है, यहाँ पे कुछ बोलेगी मशीन तो ठीक है, वरना जाने दो पैसेंजर को। मतलब कुछ भी लेवल की ट्रेनिंग किसी भी लेवल पे नहीं दी गई है, ना बोर्डिंग वो जो गेट वालों को, एयरलाइन वालों को, ना ही इसमें अज़रबैजान एयरलाइन गलती है, दिल्ली का स्टाफ बैठा होता है, वो अलग अलग एयरलाइन में स्टफल करते रहते हैं।
ना ही भाई जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले उनको, ना ही CISF वालों को, किसी को भी कोई हद की ट्रेनिंग दी नहीं गई है भाई। तो ये तो लाजमी है बंदों को परेशान करना। फिर इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट यही है जब हम कहते हैं कि भाई इंजीनियर तो इतने बन गए इंडिया में, पर जॉब किसी की बात अच्छी है नहीं, क्योंकि उनको वो ये 50 साल पुरानी किताब रटवाई जा रही हैं जिसका आज की तारीख में कोई यूज़ है नहीं, और उनसे सोच रहे हैं कि भाई इनका लाखों में पैकेज लग जाए। इंजीनियर्स की पहले कितनी डिमांड थी 1990 में कि भाई बीटेक कर रहा है लड़का, बीटेक कर रहा है, पर अब बिल्कुल भी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि वही 50 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हैं और जिसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो ऐसे ही इन सब लेवल पे भी सिक्योरिटी वगैरह के लेवल पे कोई ट्रेनिंग दे नहीं रहा है, बस वही चले जा रहा है जो पहले से ही चले जा रहा है। तो चलो चलते हैं। यहाँ गेट चेंज हो गया था हमारा, वो जो भाई थे ना प्रखर भाई, उनका 3 नंबर गेट था और मेरा 19 था, अब मेरा 3 हो गया और उनका 19 हो गया। चलो भाई बोर्डिंग हो गई स्टार्ट। यहाँ पे सरदार जी खड़े थे, उन्होंने कहा, मेरे बोर्डिंग पास भी एक स्टैम्प कम थी, उन्होंने कहा ई गेट से आए हो? मैंने कहा हाँ। चलो इनको तो पता था। बड़े दिनों बाद मैं किसी एयरलाइन का रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो है अज़रबैजान एयरलाइन। ये पैकेट सा दिया था भाई, इसके अंदर है ईयर प्लग और आई मास्क, और इसके अंदर था ईयरफोन्स। अब ईयरफोन लगाने कहाँ पे, बस ये नहीं पता मेरे को पता नहीं भाई कहाँ लगाने हैं, टीवी तो है ही नहीं। फिर एक ये दे रखा है कि ये स्टिकर आप चिपका सकते हो, कि यहाँ पे चिपका के सो जाऊँ मैं तो फूड के लिए उठा देंगे मेरे को। फिर ये वेकअप फॉर ड्यूटी फ्री, ये डू नॉट डिस्टर्ब का, तो वेकअप फॉर फूड का लगा के मैं भी सो सकता हूँ, फिर फूड आएगा तो उठा देंगे मेरे को। अब ये ईयरफोन बस इसका बता दो भाई कहाँ लगाने हैं। ये आ गया अपना खाना, और ये ब्रेकफास्ट टाइप में दिया है क्योंकि फ़्लाइट इतने अजीब टाइम पे चलती है, 4:30 चलती है और 8 बजे लैंड होती है। तो ब्रेकफास्ट टाइप में नॉन वेज मील में ये मिलेगा आपको, अंडा भुर्जी टाइप, और ये पोटैटो, और ये मीठा, और ये फ्रूट, फिर कटलेरी। ये कितनी अच्छी तरह सजा रखी है देखना। भाई लो पहुंच गए अज़रबैजान, इमिग्रेशन भी हो गया मेरा। वो यहाँ पे ढूंढने लग रही थी इंडिया की एग्ज़िट स्टैम्प, ज़िंदगी में पहली बार होगा भाई कोई इंडिया की स्टैम्प ढूंढ रहा होगा। मैंने कहा भाई ई गेट यूज़ करा था मैंने, सुन के वो भी हैरान होगी, पर उसको लगा क्या पता हो गए हो चालू। कहा चलो ठीक है। तो कस्टम्स से गुजरता हूँ मैं फटाफट। एक मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त बाहर बैठे हैं, उनको मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके उनको वेट करते हुए। तो पहले कस्टम से निकल के बाहर चलते हैं। भाई यहाँ मैं निकल गया बाहर, और जो मेरे फ्रेंड हैं अजीज़ दोस्त, वो टर्मिनल 2 पे लैंड हुए हैं। मैंने उनको फ़्लाइट नंबर भेज दिया था कि भाई ट्रैक कर लेना, कोई और टर्मिनल पे लैंड होएगी शायद, हो सकता है। मेरे को भी अंदाज़ा नहीं था कि बाकी में 2 इंटरनेशनल टर्मिनल होंगे। तो उनकी लैंड हुई टर्मिनल 2 पे, मेरी 1 पे। उन्होंने चेक नहीं करा, तो अब आने लग रहे हैं वहीं पे, क्योंकि एक जगह और याद होगा आपको, मैक्सिको में थे वो मेरे साथ। तो मैक्सिको में मेरी फ़्लाइट पहले लैंड हो गई थी और मेरी कहीं और दूसरे टर्मिनल पे लैंड हुई थी। मैक्सिको में 4 टर्मिनल थे, मैंने उनकी ट्रैक करी कौन से टर्मिनल पे आ रही है, फिर मैं वहाँ पे जाके बैठ गया था। पर अपने भाई पता नहीं कहाँ रह गए। चलो यहाँ पे ATM भी है, बस टिकट मशीन भी है। अभी आएंगे वो, चलते हैं फिर। बाहर ठंड हो रही है
चलो भाई बता ही देता हूँ मैं, संटी भाई आ रहे हैं इस पे मेरे साथ, 4 देश हम साथ करेंगे, फिर उनको करना 5वां देश भी मेरे साथ ही था। यार इतने तेज अनाउंसमेंट करने क्या मतलब होता है, साइलेंट होने चाहिए एयरपोर्ट। तो उनको करना मेरे को 5वां देश मेरे साथ था, वहाँ से अमेरिका जाना था, पर उनका मतलब कोई ज़रूरी काम आ गया तो 4थे देश के बाद ही अमेरिका चले जाएंगे। तो क्या कहते हैं, अभी वो टर्मिनल 1 पे 2 पे लैंड हो रखे हैं, वो आने लग रहे हैं यहाँ पे। और तब तक मैं कर देता हूँ अज़रबैजान वीज़ा के बारे में बात। तो $25 का वीज़ा है और ये आप ऑनलाइन ले सकते हो, 3 दिन में आ जाता है। पर मेरा आ गया था 1 दिन में, संटी भाई को भी लेना पड़ा था, उनका भी 1 दिन में ही आ गया था। पर 3 घंटे वाला फास्ट प्रोसेस भी है वीज़ा का, उसके हैं $60। तो $60 देने का मेरे को तो इतना कुछ फ़ायदा लगा नहीं। हालांकि आपको इमरजेंसी हो कि $60 दे के वीज़ा लेना है तो आप ले सकते हो। तो संटी भाई का वेट कर रहा हूँ यार मैं, पता नहीं कहाँ लैंड हो गए। तो $25 का वीज़ा, जिसमें $20 वीज़ा फीस है, $5 प्रोसेसिंग और $1 और लेते हैं कार्ड के प्रोसेसिंग में, $26 का कुछ पड़ता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, ATM से पैसे निकलवाएंगे, बस का कार्ड लेंगे और चलेंगे सिटी। संटी भाई, संटी भाई मेरा पैसा डबल करा, 25 दिन हो गए भाई, पैसा डबल। फिर भी एक गंदा सा ऑरेंज बैग पहन के आ गया भाई बिल्कुल सेम, वही टी शर्ट, वही कोलंबिया की जैकेट, वही, अरे जूते नहीं भाई, कैसे भाई पैसे आ गए ओ थे। टोपी भी नहीं भाई बैग तो चेंज कर, बैग वही। चलो भाई देखना होता है दोस्त की फ्लाइट कौन से टर्मिनल पे आ रही है। भाई मैं सो गया था थोड़ी देर बाहर निकल के थका हुआ कितने बजे पहुंच गए थे हैं? यहाँ के, कितने बजे? मैं पहुंच गया था कुछ 6:15 या 20 पे। भाई भी संटी भाई को मैं समझा रहा था थोड़ा, यहाँ पे ना बोल्ट वगैरह का स्कैम है, वो बाद में समझा दूंगा। पर यहाँ पे स्कैम जब तक नहीं होगा, अगर जब वो बंदा आता है ना उसी टाइम बोल दो इतने हैं, तू कितने लेगा। जब बोल्ट पे जितना बुक कर रहे हो उससे ज्यादा मांग रहे हो, उसी को तो स्कैम कहते हैं। मेरे पास जानते तो चला गया। लाओ दो यार, कार्ड लेते हैं, वैसे ही वो 14 दिखा रहा है, 14 के 30 तो मांगेगा ही वो आराम से। चलो भाई लाओ दो पैसे दो। ये भाई ने $10 के चेंज कराए थे, ATM तो यहाँ बंद पड़ा है, सिटी में जाके चला लेंगे इनसे, अभी हम शहर पहुँच जाएंगे। भाई यहाँ बाकू कार्ड मिलता है 2 मन्नत का, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और मैंने ऑनलाइन पढ़ा है भाई ये क्या है भाई, भाई नकली नोट है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा है 1 बाकू कार्ड 2 बंदे भी यूज़ कर सकते हैं। ओ हो गया, ओ कयामत तो हम दोनों एक कार्ड यूज़ कर लेंगे, एक ही में रिचार्ज करा के बार बार। ओ भाई 2 कार्ड ले लो, बहुत दिन है यहाँ पे, ले लो। अरे भाई नहीं, क्या करोगे 2 कार्डों का, जब पेट्रो में ऐसे टैप टैप करना है, इसका क्या करना है। ओ भाई गए 3। ओ भाई ओ ये ओ नहीं ये रे क्या लिखा आ रहा है ये, इस पे 3 पे मार दो बस बैलेंस। इसका मतलब है कि क्या कर रहे हैं। अच्छा कार्ड बैलेंस उसने 3 कर दिया मेरे को लग रहा है, रुको इंग्लिश में करके इस पे ऐसे करता हूँ। हाँ कार्ड बैलेंस 3 हो गया। भाई एक और ले लो, ये नहीं चाहिए, आ जाओ भाई। यहाँ पे 2 कार्ड ले लिए, संटी भाई कह रहे अरे $1 का तो कार्ड है, ले। संटी भाई मेरे साथ रिच है तो मेरे को भी थोड़ी फील आती है कि भाई यहाँ रिच बंदे का ट्रैवल कर रहा हूँ। भाई वो रहने दे, अभी तो बोल रहा था कि अब ये नहीं पता बस कहाँ पे जाती है भाई। यही से यही जा रही होगी भाई इतनी लग्जरी वाली में नहीं जाते, मैंने वीडियोस देख के आया था मैं, बहुत मतलब लोकल सी आती है। अभी यहाँ एक बस खड़ी हुई थी, पहले वो लोकल ही लग रही थी। हाँ वही जाएगी, मैं उसमें था वो वाले में ना। ये वाली है, ये रही COP शटल, यही होगी, पता नहीं कहाँ से मिलेगी। भाई यही बस बताइए यार हमको तो कि इसी में जाना है। चलो वो लिखना हुआ वहीं पर ही बैठोगे, पीछे बैठो। लो भाई बस में बैठ गए, बहुत बड़ी लग्जरी बस है। पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था भाई, 1.5 मन्नत की टिकट में ये वाली बस लेके जाएगी। 1.3 है शायद टिकट, उसने खुद ही टैप कर दिया यार, मैं देख नहीं पाया। पर हाँ मैं भी भाई इतना घूमने के बाद भी मैं दूसरे लोगों की वीडियो देख के आ जाता हूँ कि भाई पता तो चले क्या है जाने का सिस्टम वहाँ से। तो देखते हैं कितनी देर में चली, खाली पड़ी अभी तो बस। लो भाई पहले टर्मिनल 1 से सवारी उठाई, फिर टर्मिनल 2 से, और अब चल चुके हैं सिटी की तरफ। और भाई 1.3 मन्नत की टिकट है यहाँ पे, एक लड़की ने टैप किया, मैंने तब देख लिया। और भाई कुल मिला के 8 बंदे बैठे हैं। इतनी बड़ी बस ये 10 मन्नत में लेके जाने लग रहा है भाई सिटी तक। भाई अभी एयरपोर्ट से निकले 2-3 किलोमीटर हुए थे, इसने यहाँ रोक दी बस हाईवे से पे, यहाँ से भी सवारी उठाने लग रही है। यहाँ से तो आ गई भाई कम से कम 10 एक सवारी आ गई यहाँ से।
भाई आ गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। संटी भाई बोले क्या है ये? शीखजाद रोड है दुबई का भाई। बिल्कुल वैसा लग रहा है। कह रहे बस मेट्रो नहीं चल रही। मैं कहा मेट्रो अंडरग्राउंड चल रही है यहाँ पे। अरे यार इस बस वाले ने ये लगा रखा है, पर्दा था, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये पर्दा हटा ही दे भाई, अभी कौन सी धूप निकली हुई है। हमारा सारे वीडियो की इसने कर दिया, गेम बजा दिया। तो इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे बस वाले ने उतार दिया और उतरते ही मेरे से कह रहा कि अरे सिम कार्ड चाहिए तुमको तो सामने चले जाओ, सिम कार्ड चाहिए सामने। जब मैं कहा है भाई हमारे पास, तो यहाँ पे टैक्सी और सिम कार्ड का बहुत ही बड़ा स्कैम है भाई। चलो भाई मैं आपको बता ही देता हूँ क्या स्कैम बोल रहा हूँ मैं। भाई इतने देशों में टैक्सी वगैरह सब जगह ली हमने, ऊबर से मंगाते हैं, जितना ऊबर वाले बोलते हैं उतना पे कर देते हैं। तो पर यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या है, हमने देखा था कि बोल्ट जो यहाँ पे ऐप है वो चलती है, वो दिखाती है 14 मन्नत, जो कि लगभग ये मान लो $8-9 के करीब होते हैं, ठीक है। पर आप ऑर्डर करोगे, आप अगर बिना पूछे बैठ के चले गए ना बोल्ट में, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा यहाँ पे आके, और आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पे आते ही ख़राब। हालांकि आप लड़ सकते हो, आप लड़ो उससे, 10 मिनट लड़ो, 15 मिनट लड़ो, पुलिस को बुला लो, पर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल मतलब $5-7 के ऊपर ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बोल्ट बुलाते हैं एयरपोर्ट पे और उससे पूछते हैं कि भाई 14 दिखा रहा है, तो 14 में चलेगा? तो फिर वो साफ मना कर देगा, नहीं जाऊँगा मैं 14 में। अगर आपने पहले पूछ लिया तो कहेगा मैं 25 में जाऊँगा या फिर 30 में जाऊँगा। तो इसलिए हमने वहाँ से करी नहीं। और यहाँ पे पूरे शहर में ही थोड़ा ये टैक्सी और सिम कार्ड का थोड़ा स्कैम सा है कि आपको पूरा बहुत ज़्यादा रेट में बेचते हैं। मतलब कई बार तो मैंने सुना है 3-3 हज़ार रुपये में सिम कार्ड बेच देते हैं, 5-5 GB। तो ये सब का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास मतलब मैं अगले देश के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जॉर्जिया के लिए, अज़रबैजान के लिए कम हूँ। और भाई ठंड तो हो रही है यहाँ पे, पर अभी इतनी फील नहीं हो रही क्योंकि पैदल चल के जा रहे हैं। बस ने हमको लगभग 1.5 किलोमीटर पहले उतार दिया। खुशबू मस्त आ रही है यार, ना वो उधर से ही आ रही थी। खाना है कुछ? रहा था वहाँ पे नहीं, पिज़्ज़ा दे रहे हैं सुबह। अच्छा। पिज़्ज़ा कौन खाएगा, आप ही खाते हो। सुबह भाई कौन खाएगा पिज़्ज़ा, बताना। बस हो गया, वॉक कर रहे हैं हॉस्टल की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है पूरे बाकू में ही। जब से हमने एंटर करा एयरपोर्ट से जाम ही जाम। वेदर सही हो रहा है ना? वेदर अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर पहले बारिश आ रही होती ना, फिर पता चलता आपको। फिर बोलते कि 10 मन्नत दे के भी सही रहता भाई। ये देखो पूरा यूरोपियन लग रहा है यार। ये तो बीच में पार्क आ गया, कितना मस्त, कितना सुंदर लग रहा है यार। सर्दियों में ना वैसी भी हर चीज़ सुंदर सी लगती है मेरे को। तो थोड़ा मौसम अच्छा घूमने वाला। ये आप 50 डिग्री में वॉक कर रहे हो तो सोचोगे भाई कब आएगा हॉस्टल। अब हम सोच रहे हैं भाई कोई नहीं, चल लेते हैं। ये देखो ये वाली बिल्डिंग। तो मौसम का बहुत फ़र्क पड़ता है। आ जाओ भाई, ग्रीन है, रुके क्यों हम? क्यों संटी भाई, ये 50 डिग्री हो रखा होता तो? नहीं, मैं तो थका हुआ हूँ, फटाफट हो जाती। शानदार बिल्डिंग लग रही थी ना। ये है अज़रबैजान नेशनल लाइब्रेरी, बहुत ही बढ़िया है। चलो टाइम सा लगा तो अंदर जाके दिखाएंगे आपको। अभी तो हॉस्टल चलते हैं। संटी भाई काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि उनकी जो फ़्लाइट थी वो थी सुबह 6 बजे यहाँ लैंड हो गई थी, और वो चले भी वहाँ से 11 बजे थे। पूरी रात सोए भी नहीं है, तो मैंने कहा हॉस्टल ही चलते। मैं भी कुछ नहीं सोया भाई, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा फ़्लाइट में सोया हूँगा मैं। बहुत ही अजीब टाइप पे फ़्लाइट थी ये, मैं बता नहीं भूल गया कि मतलब ऐसे टाइम पे पहुँच रहे हैं हम हॉस्टल। ना होटल वाले चेक इन देंगे हमको, ना कल की रात पूरी नींद पूरी हो सकती बंदों की। 4:30 बजे फ़्लाइट है, घर से आपको 1 बजे निकलना पड़ेगा। और जो दूसरी डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है इंडिया से, वो है, उसका नाम है इंडिगो। तो इंडिगो का भी टाइम ऐसा ही है, वो आलतू फालतू सा बिल्कुल। इंडिगो का फिर भी थोड़ा सही है अज़रबैजान एयरलाइन से। वो चलती है शाम को 8 बजे और शायद यहाँ पे 12 बजे पहुँचाती है रात को। तो उसका ये है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा रात को पहुँचते होटल 1 बज जाएगा। और इसका ऐसा है कि आप, पता नहीं भाई, दोनों में से चूज़ कर लो। ये 2 डायरेक्ट फ्लाइट चलती हैं। ये पहुंच गए हम ट्रैवल इन हॉस्टल। इस दरवाजे में से कोई 3rd फ्लोर पे है। देख लो 1 2, इसका 3rd फ्लोर नहीं है, ऊपर छत पे खाट डाल रखी है। चलो भगाएंगे ना जब आपको, सुबह के आगे तुम्हें शर्म नहीं है भाई? ऐसे कोई नहीं कहेगा, हम पैसे देंगे। नहीं, हम पैसे पहले और दे देंगे ना इनको। अच्छा, और क्या, वहीं लेट जाओगे अभी आप। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना रखी है। चलो आ जाओ, चलते हैं।
हॉस्टल में कर दिया था चेक इन, पर अभी बेड हमको दिया नहीं, बोले 1 बजे मिलेगा। और मैंने 4 तारीख से बुक कर रखा था हॉस्टल, 4 से 7, और आज हो रही है 3 तारीख। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने 4 तारीख से बुक कर दिया, फिर दोबारा एक और बुकिंग करी, और इतने में हमको हॉस्टल में मिल गए। पाजी आपका नाम? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह पाजी आए हैं लुधियाना से, और इन्होंने आते ही पहचान लिया। तो पाजी लेके जा रहे हैं हमको इनकी फेवरेट डोनर कबाब की दुकान पे। आपको क्यों, कौन नहीं पहचानेगा आपको, ये बताओ। इंडिया में कौन नहीं पहचानेगा। थैंक यू पाजी। तो डोनर कबाब ये कह रहे हैं कि भाई मैंने काफ़ी सब कुछ ट्राई कर लिया, पर एक दुकान है वो 3-4 मन्नत का देते हैं, बिल्कुल, डोनर कबाब 3 मन्नत का देते हैं, 150-1 रुपये का, और कहते हैं मस्त बनाते हैं बिल्कुल। हमने कहा भाई थोड़ी भूख सी भी लगी है, चेक इन होते ही नहीं रहा, तो खा पी के आ जाते हैं तब तक। यहाँ पे आ गए इस दुकान पे ये डोनर कबाब की, और सुबह सुबह ही खोल देते हैं भाई, 10:30 ही हो रहे हैं अभी। 1 और पे गए थे, उसने खोल तो दी थी दुकान पर, उसका अभी पक नहीं रहा था। तो 2 ऑप्शन देते हैं आपको, बीफ का या चिकन का। तो हमने कहा चिकन वाला देना है भाई। ये देखो ऐसे सब में जैसे सैंडविच सा बनाएंगे बना, और बहुत ही सस्ता भाई, 2-3 मन्नत का, कई जगह 2 का भी मिल जाए, कई जगह 3 का, और ऐसा बनेगा। ये मान लो ये बना के रख दिए, और 4 चीज़ डालता है ये, खीरा, टमाटर, फ्रेंच फ्राइज़, ये इनकी मेयोनीज जैसी है, पर ये दही मेयोनीज मतलब एक ऐसी मान लो। फिर वहाँ पे स्पाइसेस रखी हुई हैं, 3 मन्नत का 150 रुपये का। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है। और वो देखो उसके भाई के वहाँ पे कड़ा पड़ा है, जो भाई ने भी उठाया, ये बलविंदर बाजी ने गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था यार मेरे को बड़ा मस्त लगा, मेरे को दे दे। तो बलविंदर बाजी ने उतार के दे दिया कि रख ले भाई, कोई नहीं। कितने दिन पहले आए थे अजरबैजान? 5 दिन हो गए जी। 5 दिन हो गए। तो पाजी भी हमारे वाली बस में ही आए थे एयरपोर्ट से, H1 नाम है उसका, वहीं उतरे थे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो पहले तो आप क्या वो बाकू कार्ड आपने लिया, आपका चला नहीं? मेरा चला नहीं जी वो कार्ड। तो फिर आपने क्या किया? उसने 2 मन्नत कैश ले ली। 2 मन्नत चलो कैश कैश ले ले, 2 ही करने थे। 1.3 कटते हैं वैसे। चलो कोई बात नहीं, 2। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश ले लिया। ठीक है जी। वो ले नहीं सकता, मतलब वो रूल के तो खिलाफ हो गया, पता उसकी नहीं। जेब में गए, चाय पानी बन गया उसका। हाँ चलो। तो जब बस उतरोगे ना, हाँ। तो वो आपको फोर्स करेगा सिम कार्ड ले लो। वो हमको भी करा, मैंने वीडियो में बताया। उसके सामने है सिम की दुकान। हाँ हाँ हाँ। वो रेट कितना 3 गुना बोलेगा, जिसका रेट है 15 मन्नत, वो आपको 45 में देगा वो चीज। और आप अंदर गए तो क्या हुआ? अंदर गया, मैंने देखा रेट इतना ज्यादा है, और फिर मैंने मना कर दिया उसको। पहले वो बहुत फ्रेंडली था, मैं पूरा एग्रेशन में आ गया। वो बाद में ड्राइवर भी एग्रेशन में आ गया। और फिर वो हॉस्टल कितना दूर बताया? वहाँ से वो बोल रहा 6 किलोमीटर आपका हॉस्टल, और हॉस्टल सिर्फ 1 किलोमीटर था वहाँ से। भाई ये टैक्सी और सिम कार्ड का ना, ये अजरबैजान में कुछ ज्यादा ही स्कैम है। सही बात है भाई पाजी कबाब, ये डोनर कबाब बहुत मस्त था। थैंक यू सो मच, हमारा तो 4 दिन का काम करा दिया आपने, सुबह का ब्रेकफास्ट का। चलो बारिश आ गई थी थोड़ी, आज बारिश है, कोई बारिश बंद होगी तो जाके रेस्ट करेंगे। भाई हम तो इतने थके हुए थे, जैसे मैंने बताया फ्लाइटों के टाइम ही इतने अजीब है। 2 फ्लाइट जो डायरेक्ट चलती, दोनों के टाइम इतने अजीब, या तो बिल्कुल ही रात के 1 बजे पहुंचो, या सुबह 8 बजे पहुंच जाओ। तो हम तो भाई हॉस्टल वाले ने जैसे ही चेक इन दिया ना, वैसे ही हम तो भाई अपने रूम में आ गए। और आज पता नहीं यार हॉस्टल अवेलेबल नहीं था इनके पास, तो प्राइवेट कमरा ना हमको सेम हॉस्टल वाले रेट में पड़ा है, पर यार थोड़ा मंजा नहीं लगता प्राइवेट कमरे। प्राइवेट कमरे का पता दिक्कत क्या है? प्राइवेट कमरे की सबसे बड़ी दिक्कत है आपके अंदर आलस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हॉस्टल में क्या हलचल वगैरह होती रहती है ना, तो एक बार आप बेड से नीचे आ गए तो ऐसा रहता है चलो जूते पहन के चलते हैं बाहर, पर प्राइवेट कमरे में आपको आलस बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम प्राइवेट बिल्कुल मतलब प्रेफर नहीं करते। $19 का ये है, और हॉस्टल 2 बंदों का हमने $18 का करा रखा है, तो आधा $10 बचा है हमने। तो हाँ, इस सीरीज़ में संटी भाई के साथ मैं हूँ अभी ये मान लो 14 या 15 दिन। तो भाई संटी भाई ने मेरे को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया ना कि भाई ये तो बंदा इंडियन रेस्टोरेंट ही खाता है, यही खाता है। तो अब मैंने बोल दिया संटी भाई को कि भाई जब तक आप नहीं बोलोगे मेरे को कि इंडियन रेस्टोरेंट चलना है, मैं इंडियन रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा। और इस पूरी सीरीज़ में आपको मैं इंडियन रेस्टोरेंट जब तक संटी भाई के साथ हूँ खाता हुआ नहीं दिखने वाला। संटी भाई के ऊपर मैंने छोड़ दिया रोज का। भाई बताओ कहाँ खाने चलना है, अंधेरा हो चुका, बहुत सो लिए। भाई देखो मैं तो लोकल खाना खाता हूँ। हाँ तो मैंने बोल दिया। आप परेशान हो जाओगे क्योंकि नहीं, मेरी टेंशन मत लो, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को लोकल खाना खाते देखना चाहते हैं। चलो चलते हैं थोड़ी देर में। शाम हो गई, पहले आया ATM। खैर अजरबैजानी करेंसी नहीं निकलवानी, मैंने कहा $US निकलवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सुना है सारे ATMों से $US निकलते हैं। ATM से डॉलर नहीं निकले, मतलब जो बात सुन के आते हो बिल्कुल गलत साबित सी हो जाती है। निकलते होंगे, वैसी बात है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कॉफ़ी खरीदे। भाजी मैं कुछ पीने का नहीं ले रहा। आज रात को संटी भाई ने तो मना कर दिया कि मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं तो अपना डोनर कबाब खाने आ गया भाई।
अब मेरे को जो समझ में आया वो मैं खा रहा हूँ, संटी भाई को नहीं खाना अभी कुछ भी। मेरा तो ये डोनर कबाब आ गया, ये दिन वाले से थोड़ा बड़ा लग रहा है। संटी भाई ने वो मंगाया है। मेरे पास कॉफी है। भूख लगी गई, अपाजी के पास कॉफी है। ये वाली आपने ध्यान होगा, सुबह आए थे हम तभी बना ही रहा था, अब इसके पे खा लिया। मैं आपको सही बताऊं तो जिस पे हम सुबह गए थे ना भाई, वो बंदा भी सही लगा मेरे को, और उसका जो उसने डोनर कबाब बनाया था ना उसका वो ज़्यादा बेटर था भाई, सही बताऊं तो। ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा भी हो रखा था, पर ठीक था इसका भी, मतलब अगर वो वाली बंद हो तो इस पर खा सकते हो, ऐसा था। यहाँ पे वही रेट था 3 मनात का। चलो आ जाओ, ये सब तो हम कल खरीदेंगे, कल दिखाऊंगा आपको सब मार्केट। US डॉलर ना ये वाला ATM निकाल रहा, VTB यहाँ पे ना वो निकाल रहा, बैंक ऑफ बाकू ना, वहाँ पीछे ABB था, पर एक यहाँ पे ना हरे कलर का बैंक है, वो सीधा US डॉलर निकाल रहा है। वो रहा बैंक ऑफ पता नहीं राबितो बैंक, ठीक है, पर ये कह रहा है 5% लूँगा मैं भाई। $100 पे $5 तो तेरे को चार्ज दे दें, उसके ऊपर तू $6 और ले ले। तो हमने कहा नहीं, इससे अच्छा इनसे मन्नत निकाल के चेंज करा देते हैं। तो संटी भाई भी बात कर रहे थे कि भाई ये भी चार्ज लेगा क्योंकि फैसिलिटी दे रहे हैं आपको, तो मैंने कहा इस पे ये 2.5% मांग रहा था। फिर भाई हम गए, पाजी ने बोला बैंक ऑफ बाकू जो है ना ये इनका नेशनल बैंक है, यहाँ से निकालो, फ्री में निकालेगा। भाई इसने फ्री में निकाल दी पाजी, फैसिलिटी तो तभी तो ये ऐसा रह गया देखने में, देखो ना। पाजी कह रहे ये SBI जैसा रह गया, वो अपने यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक है वैसा रह गया। ये देखो इस पे सारा टच स्क्रीन वगैरह है, और देखो इसका पूरा बड़ा स्क्रीन है, चल नहीं रहा, कार्ड डालने भी चलेगा। तो संडी भाई ये फैसिलिटी दे रहा है। ये फैसिलिटी दे रहा है इसलिए ना, तो फैसिलिटी दे रहा है भाई। चलो आ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू बलविंदर पाजी ना यहाँ पे सारे के सारे जितने भी छोटे से छोटी दुकान भी है वो आपका कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप कहोगे फिर हमने क्यों निकलवाया, यहाँ से 400 मन्नत निकलवा ली मैंने, इनको हम क्या करेंगे US डॉलर में चेंज करा देंगे, क्योंकि जो अजरबैजानी मन्नत और US डॉलर है ना पैक्ड है एक दूसरे से, मतलब इनकी जो वैल्यू है ना हमेशा ही सेम रहेगी। एक USD में जितने मन्नत आज आ रहे हैं उतने ही 1 साल बाद आएंगे, क्योंकि ये पैक्ड है। तो इससे क्या होता है ना कि एक्सचेंज वालों को कॉन्फिडेंस रहता है, तो इसलिए एक्सचेंज रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं वो। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पे। अजरबैजानी मन्नत की आज की इंडियन रुपीज़ में कीमत बताऊँ तो सीधा 50 रुपये, बिल्कुल एग्जैक्टली 50 रुपये हो रखी है।